नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 60 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे ग्रुप डी, बिहार एसएससी इत्यादि एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हर एक सेक्टर से प्रश्न लिया गया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विज्ञान, हिस्ट्री, भूगोल, करंट अफेयर, बुक, कल्चर इत्यादि इत्यादि से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है और यहाँ पर क्या होती है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है साल भर के अंदर। तो उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जो लोग निवास करते हैं उनके लिए सबसे लंबा दिन कब आती है, कौन से तिथि को आती है, तो यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होती है। उत्तरी गोलार्ध में कब होती है, 21 जून को नॉर्थ में, और 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी दिन होती है। बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर क्या है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर वो दो दिन है जब दिन और रात की अवधि एक समान होती है, जिसे अंग्रेजी में इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। एसएससी के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है इक्विनॉक्स। तो जब होती है दिन और रात की अवधि समान, तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो ये कब घटित होती है घटना, 21 मार्च और 23 दिसंबर को। वहीं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की लंबी जो सीमा जो है सर्वाधिक लंबी है। दोस्तों, भारत की सीमा जो है 7 विभिन्न देशों से लगता है। कितने, 7 से। उसमें जो है 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय और वाटर मतलब जलीय तथा स्थलीय दोनों सीमा जो है कवर करते हैं। जैसे एक हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक म्यांमार। ये तीनों जो है स्थलीय रूप से भी लगते हैं और जलीय रूप से भी लगते हैं, आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ कुल मिला के 7 देशों के साथ इनकी सीमा लगती है। तो जो सबसे लंबी सीमा लगती है ये बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी जो टोटल दूरी है 4096 किलोमीटर की दूरी जो है इसके बाउंड्री के साथ लगती है। वहीं पे सबसे बड़ी सीमा की बात हो गई। अगर सबसे छोटी सीमा वाला देश पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत के साथ ये सबसे जो है कम दूरी तय करता है, वो भी जो पीओके वाले एरिया है वहां पे लगती है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध था। लिब्राहन आयोग जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस पे बहुत विवाद चला था। तो लिब्राहन आयोग जो संबंधित है ये बाबरी मस्जिद गिराए जाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। कौन बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंह देव प्रथम। तो ये किस राजवंश से थे, तो नरसिंह देव प्रथम जो है ये पूर्वी गंग राजवंश से थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। उड़ीसा में और कौन सी मंदिर है, लिंगराज मंदिर स्थित है जो भुवनेश्वर में स्थित है। वहीं उड़ीसा में और कौन सा उत्सव होता है, रथ यात्रा का जो उत्सव है उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है कलिंग है। तो आपको इतना बात सब ध्यान रखना है उड़ीसा के रिगार्ड में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है ये। तो ये जो कौन है, तो ये है गॉडविन ऑस्टिन। इसे और क्या कहते हैं, इसे K2 भी कहा जाता है। वही बात करें नंदा देवी कहाँ है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में स्थित है। बात करें विश्व की सबसे ऊंचाई वाला जो चोटी है ये कौन है, तो 1 नंबर जो है ये माउंट एवरेस्ट है। कौन है, एवरेस्ट। और एवरेस्ट का नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे जो है माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। जो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो है चोटी है, इसकी टोटल ऊंचाई 8850 मीटर है जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा का नाम से जाना जाता है।
हिमालय पर्वत जहां आज आप देखते हैं वहां प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, इस प्रकार के भी प्रश्न आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। तो जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पर कभी टेथीज सागर नामक सागर हुआ करता था। फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक के विधि से जो है यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, हिमालय पर्वत। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा सही से अरेंज किया गया है। म्यांमार बहत, मुद्रा की बात करें ऑब्वियसली, थाईलैंड क्यात, कंबोडिया रियल, वियतनाम रुपया। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कंबोडिया की जो मुद्रा है रियल है। बात करें थाईलैंड की मुद्रा तो बहत है। म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है। बात करें म्यांमार की प्राचीन नाम क्या था तो बर्मा, और जब बर्मा था तो इसकी राजधानी कहाँ थी, रंगून। कहाँ पे, रंगून। लेकिन आजकल म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नेपिता। क्या, नेपिता। नेपिता जो है म्यांमार की राजधानी है। वहीं पे वियतनाम की जो मुद्रा है इसे डोंग कहते हैं। क्या, डोंग कहते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल डमरू मध्य कौन सा है, पाक जल डमरू मध्य। नाम पे मत जाइएगा, पाक से पाकिस्तान नहीं समझना है। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आप 10 डिग्री चैनल देख रहे हैं, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है ये छोटा अंडमान से कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। वहीं पे 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव से मिनीकॉय को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल भी एक होती है, ये लक्षद्वीप से मिनीकॉय को अलग करती है। तो आपको ये बात सब भी ध्यान रखना है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, कम से कम 8 डिग्री, 10 डिग्री और 9 डिग्री ये तीनों आपको जरूर याद होना चाहिए। कभी भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में तो फिक्स है ये क्वेश्चन, अगर आप एसआई वेसआई की एग्जाम देते हैं तो 8 डिग्री वाला जो है उसमें समान नाम से स्टार्ट होने वाली चीज है। जैसे मिनीकॉय और मालदीव दोनों मौ से स्टार्ट होता है, तो ये 8 डिग्री वाले चैनल अलग करते हैं। 9 डिग्री वाले में एक लक्षद्वीप है और एक है मिनीकॉय, दोनों अलग अलग है तो ये अलग होते हैं। और 10 डिग्री में छोटे अंडमान से बड़े अंडमान या लिटिल अंडमान, कार निकोबार, तो इसमें दोनों डिफरेंट है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। बात इस क्वेश्चन की रही तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेकेंड जो प्लान था, 5 ईयर प्लान, उसके दौरान जो है ये भारी उद्योगों का प्लान रहा था। तो उसमें जो है 3 प्रमुख कारखाने जो है स्थापित किए गए थे। ये कौन कौन से थे, तो ये भिलाई था, दुर्गापुर और राउरकेला, ये बाद में किया गया। तो ये जो है किसके किसके सहयोग से किया गया, यहाँ पे ब्रिटिश सहयोग से पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया था, जो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए हैं। वहीं बात करें भिलाई, तो भिलाई जो है रसिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और बोकारो भी रूस के सहयोग से लगाया गया था। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। तो और दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इस वाले टॉपिक से कि किसके सहयोग से लगाया गया है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। तो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में कौन बांटता है, तो ऑप्शन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भारत से जो है कौन सी रेखा गुजरती है भारत से होकर, तो भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करने का भी काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, साथ ही साथ कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये राज्य हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा
और मिजोरम हो जाएगा। ये 8 राज्य वो हैं जहां से कर्क रेखा भारत के अंदर गुजरती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कर्क रेखा का मेन मोटो क्या है, उत्तरी और दक्षिणी छोर को अलग करना। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। तो सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र जो है ये है डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1901 ईस्वी में की गई थी। अब 1901 ईस्वी से आप एक चीज और याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में ही हुआ था। तो ये कोरिलेट करके आप इसकी ईस्वी भी याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की थी। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना कब होती है, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के उपरांत, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत की जो है समाप्ति हो जाती है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा भारत में। तो इसने मुगल वंश में कौन से ऐसे शासक हैं जो सुलह ए कुल की नीति लागू किया था, तो इन्होंने किया था, अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अकबर ने दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था 1582 ईस्वी में। तो आपको ये बात भी याद रखना है, अकबर कब से कब तक शासन पे रहा, तो 1556 से लेके जो है 1605 तक, इनकी मूर्ति 1605 में हो जाती है। तो ये अकबर रहा और अकबर जो है मुगल वंश के तृतीय शासक हुए और अकबर के काल को मुगल वंश का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, इबादत खाना का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र के सुधार के लिए चलाया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें करंट सेक्शन से भी प्रश्न है जो आपको काम आएंगे एग्जाम में। तो बिहार में जो है ऑपरेशन धन्वंतरी से स्पष्ट है कि धन्वंतरी क्या है, तो चिकित्सा का देवता है। तो ये जो है नकली औषधियों पर व्यापार पर नियंत्रण अंकुश लगाने के उद्देश्य जो है बिहार सरकार की एक पहल है ऑपरेशन धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है मलिक काफूर किसका जनरल था। दोस्तों मलिक काफूर जो बेसिकली एक गे थे, तो ये किसका जनरल था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सुप्रसिद्ध जनरल था। इन दक्षिण विजय के यात्रा में अलाउद्दीन खिलजी का इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी, इसे क्या कहा जाता है, इसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है। क्या, सिकंदर ए सानी कहा जाता है, यानी खुद को ये दूसरा सिकंदर मानता था अलाउद्दीन खिलजी। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। दोस्तों भारत में कुल मिला के 3 शैली में मंदिरों का निर्माण अधिकांश हुआ है। ये है नागर शैली, इसके बाद है द्रविड़ शैली और एक होती है बेसर शैली। क्या, बेसर शैली। तो जो आप दक्षिण भारत में मंदिर देखते हैं वो ज्यादातर द्रविड़ शैली की होती है। उत्तर भारत की मंदिर जो नागर शैली की होती है और जो हिमालय के मध्य वाली एरिया है वहां पे बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण कराया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर भारतीय के मंदिर में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ पे शिखर होती है, गर्भगृह होती है, पूजा का जो होती है अंदर से जो एक गर्भगृह बनाया रहता है ये भी होता है, पद दक्षिणा भी होता है। लेकिन गोपुरम जो है ये साउथ भारत में, साउथ इंडिया के मंदिरों की विशेषता है। गोपुरम बेसिकली एक गलियारा होता है लंबी चौड़ी जिसे गोपुरम कहते हैं। चलते हैं आगे, और ये क्वेश्चन को अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है कि किस शैली के मंदिर में गोपुरम देखने को मिलता है। तो द्रविड़ शैली आपका आंसर होगा, क्योंकि द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में मंदिर बनाने की जो है स्टाइल है। एक प्रश्न है होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। दोस्तों होयसल वंश की राजधानी जो है ये द्वार समुद्र थी। वहीं पे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे थे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया गया है। दोस्तों नरम दल और गरम दल ये नेता कब डिवाइड हुए, 1907 में, जब कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी थी तो कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गए, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे, इसमें से आपको पहचानने के लिए बोल रहे हैं। तो जो गरम दल के नेता थे ये लाल बाल पाल थे। क्या, लाल बाल
पाल। लाल बाल पाल में फुल फॉर्म क्या होती है भाई? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों तीनों जो थे ये गरम दल के नेता थे। बाद बाकी जो है नरम दल के नेता है। यहाँ देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, बिपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है, अरविंद घोष है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं, तो ये जो है नरम दल के नेता थे। बाद बाकी बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, ये तीनों जो है गरम दल के नेता थे। बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, और इसमें जो है कांग्रेस में फूट पड़ी थी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस नहीं, घोष कर रहे थे। कौन? रास बिहारी घोष कर रहे थे। आपको ये बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आती है? 1928 में। इसे गोरे का कमीशन कहा गया, और लाला लाजपत राय इन्हीं का विरोध करते हुए जो है नरसंहार का शिकार हुए, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है ये कब होता है? 1922 के अंदर। उसके बाद कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन कब होती है? 1939 के अंदर। गांधी इरविन समझौता कब होती है? 1931 के अंदर। तो पहला घटा हुआ घटना आप अब आराम से देख सकते हैं आप। सबसे पहले क्या होती है? कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, जो बिहार के गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे। कौन? चित्तरंजन दास कर रहे थे। चित्तरंजन दास जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसे देश बंधु भी कहा जाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। बाद में कि साइमन कमीशन के फॉर्मेशन की बात करें तो 1927 में ही हो गया था, लेकिन भारत आया था 1928 में। तो अगर फॉर्मेशन पूछा जाए तो 27, भारत कब आया? तो 1928। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की किसके कमांड में थी? दोस्तों, रानी झांसी रेजिमेंट जो है ये लक्ष्मी सहगल संभाल रही थी उस समय। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करें आजाद हिंद फौज, जो ओरिजिनल वाला है, पुरुष वाला, इसके जो संस्थापक है कौन है? तो रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस जो है आजाद हिंद फौज के जो है गठन है, और कैप्टन मोहन सिंह भी हैं। और साथ ही साथ जब सुभाष चंद्र बोस जी को इसका कमान कब दिया गया? 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को इसका जो है मुख्य लीडर बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि रानी झांसी रेजिमेंट का जो है महिला वाला आजाद हिंद फौज का कमान किसके हाथ में था? तो रानी माफ कीजिएगा, लक्ष्मी सहगल के हाथ में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बारा या डॉकयार्ड था? दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, और यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड स्थित था। बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो कहाँ था? तो ये था सुरकोतदा। कहाँ था? सुरकोतदा। ये कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। वैसे बंदरगाह वाला जो स्थान है भारत में लोथल ही है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। साथ ही साथ लोथल किस नदी के किनारे है पूछा जाता है, तो आपका आंसर होगा भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे। कभी कभी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या? काली रंग की चूड़ी हो जाता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल है। उसके बाद हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? तो जूता हुआ खेत। जो जूता हुआ था, तो जूता हुआ खेत जो है ये कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सामान्य काल पूछा जाता है, तो 2350 से 1750 बीसी जो है सबसे ऑथेंटिक काल माना गया है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट जो देन है स्वास्तिक की चिन्ह जो है, स्वास्तिक की चिन्ह, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीपीएससी वगैरह की, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सबसे लास्ट छोर के रिगार्ड में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी छोर जो है ये आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर है। ये कहाँ स्थित है? यूपी में। उसके बाद दक्षिण में क्या है? दैमाबाद सबसे दक्षिणी छोर है इसका, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। उत्तर में मांडा है इसका सबसे उत्तरी छोर, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। और पश्चिम में सुरकोतदा है, ये कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्ड में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना
की थी? तो दोस्तों वल्लभाचार्य जो है ये जो शुद्ध द्वैतावाद कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध द्वैतावाद की जो है स्थापना किया था वल्लभाचार्य। वहीं पे बात करें तो जो विशिष्ट द्वैतावाद, तो विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य की जो है पहल है विशिष्ट द्वैतावाद। चलते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित पद है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस धर्म से रिलेटेड ये शब्द है। अनेकांतवाद और एक होता है स्यादवाद, स्यादवाद। उसी प्रकार जैन का जो प्रमुख त्योहार है पर्युषण है, तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है जैन धर्म से। दोस्तों आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा तो आपको नॉलेज रखना होगा अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्कोर करें किसी भी एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कारकोट वंश की स्थापना जो है ये दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कारकोट वंश की शासन कहाँ रहा था, तो जम्मू कश्मीर में इसका शासक जो है रहा था, शासन किए थे जम्मू कश्मीर के अंदर कारकोट वंश। संस्थापक रहे थे दुर्लभ वर्धन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों इसमें थोड़ा सा जानकारी आपको लेना जरूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ से आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है। दिल्ली सल्तनत पे टोटल कितने वंश शासन किए? 5 वंश शासन किए। किस प्रकार है? गुलाम है, खिलजी है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लास्ट में है लोदी। ये 5 वंश ने शासन किया। पांचों का आपको जो है संस्थापक जरूर याद होना चाहिए। तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद सैयद वंश का खिज्र खां जो ये क्वेश्चन है, और लोदी वंश के बहलोल लोदी। तो ये पांचों संस्थापक आपको याद हो गया। उसके बाद 5 वंश शासन किए। एक प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक किसका शासन रहा? तो तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश के सबसे अधिक दिन तक शासन रहा। सबसे कम दिन तक शासन किसका रहा? सैयद वंश का। जो ये प्रश्न है सैयद वंश, इसके संस्थापक खिज्र खां थे। इसकी शासन सबसे कम अवधि तक रही थी दिल्ली सल्तनत पे। बात करें दिल्ली सल्तनत का काल क्या रहा, तो 1206 से 1526 तक, इसके दरमियान जो है 5 वंशों ने शासन किया। तो इतने बात तो आपको नॉलेज में रहना ही चाहिए। दिल्ली सल्तनत की बात रही इस क्वेश्चन की, तो इसके संस्थापक है सैयद वंश के खिज्र खां। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जो है काफी जरूरी है। हम 50 क्वेश्चन पढ़ने नहीं आए, हम तो 500 क्वेश्चन पढ़ने आए हैं। आप आराम से सुनिए और जो नहीं होता उसे नोट कर लीजिए, काफी फायदा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? दोस्तों भारत के जो प्रथम विधि मंत्री, विधि मीन्स कानून, तो ये कौन होते हैं? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को जो है क्या कहा गया है? संविधान का निर्माता कहा जाता है भारत के अंदर, और इसे आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है किसे? भीमराव अंबेडकर को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसका जो है प्रमुख बुक का नाम जो है अभी एसएससी में पूछा गया था, वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा जो है इसके बुक का नाम है, भीमराव अंबेडकर साहब के जो बुक है उनका नाम है वेटिंग फॉर वीजा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक सिफारिशों के आधार पर होती है? दोस्तों संघ और राज्यों के बीच जो है वित्तीय जो धन होते हैं उनके आवंटन जो वितरित होते हैं, ये वित्त आयोग के सिफारिश पे होता है। बात करें वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है, जो अभी अभी अपॉइंट हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू एक इनका स्थान लिए हैं, तो ये लिए हैं रामनाथ कोविंद साहब का स्थान। और आर्टिकल 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो पंचवर्षीय निकाय है। किस प्रकार का निकाय है? पंचवर्षीय। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वित्त आयोग जो है होती है तो पंचवर्षीय, 3 वर्षीय, 10 वर्षीय, तो पंचवर्षीय राइट आंसर है। अभी कैमा वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है, नंद कुमार सिंह है। अभी एक स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में एनके सिंह का पूरा नाम पूछ दिया गया था, तो इनका पूरा नाम है नंद कुमार सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
साथ ही साथ एक प्रश्न बताना बहुत जरूरी है इस ऑप्शन को देखते हुए कि जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है अंतर्राज्यीय परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्वेश्चन आता है। तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि योजना आयोग समाप्त हो गई, इसका जगह जो है अब ले लिया है नीति आयोग, फिर भी नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो वित्त आयोग के अलावा अन्य जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सभी का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है। दोस्तों संविधान के प्रथम भाग में क्या दिया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सी में है भाग 3 मौलिक अधिकार, और 4 में है नीति निदेशक तत्व। अब जब 4 भाग आप याद कर लिए तो चारों का आर्टिकल देख लीजिए। ये 1 से 4 तक आर्टिकल कवर करते हैं भाग 1, फिर ये 5 से लेके 11 तक देखते हैं भाग 2, फिर 12 से लेके 35 तक देखते हैं भाग 3, और 4 जो है ये 36 से 51 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। तो आपको मोटा मोटी 50 आर्टिकल तो याद हो गए इसी क्वेश्चन में। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने का यही बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निदेशक तत्व, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, जिसे भाग 3 में रखा गया है। नागरिकता जो है ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात तो एकदम सही है। राज्य की मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, इसका कोई नियत कार्यकाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एक ही आंसर है कि राइट आंसर हो जाएगा। 2 तो होगा नहीं, दोनों सही होगा नहीं, और दोनों गलत भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व विज्ञान दिवस जो है प्रति वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड साइंस डे। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये दोनों बात ध्यान रखना है, ठीक है। 16 नवंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस। ओजोन का जो अपक्षय हो रहा है इससे बचाने के लिए डे मनाते हैं हम, ओजोन संरक्षण दिवस। तो कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, माफ कीजिएगा 16 सितंबर को मनाते हैं। नवंबर दिख गया, सितंबर दिखा मुझे, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। जो स्थानीय स्वशासन के लिए जो फेमस राजवंश थे दक्षिण भारत के, ऑप्शन है पल्लव हैं, चोल हैं, वाटाकक हैं, राष्ट्रकूट हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश जो है इसकी संस्थापक कौन है, विजयालय। कौन, विजयालय जो है चोल वंश के संस्थापक हैं। ये एक उपाधि धारण किया था नरकेसरी का, क्या नरकेसरी का उपाधि इन्होंने ही धारण किया था। डायरेक्ट बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, नरकेसरी किससे कहा गया था, तो विजयालय को। चोल वंश जो है स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस था, साथ ही साथ ये नेवी पावर के लिए भी फेमस थे, जो है नौसेना शक्ति के लिए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा राजराज चोल जो है, राजराज प्रथम चोल, ये तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कहाँ है, तमिलनाडु के तंजौर में, जो भारत के अंदर पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ पहला मंदिर है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आई होप दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन में 5 से 6 या इससे अधिक क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं और मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया। दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, इसमें कुछ खास इतना है नहीं। आगे चलते हैं, हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, नदी के फॉर्म में ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, सरस्वती नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शहर जो है, जो हड़प्पा कालीन ही शहर है, ये सिंधु नदी के तट पे स्थित है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। दोस्तों काली मिट्टी से रिलेटेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं दूंगा। काली मिट्टी जो है ये भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों ही स्टेट में ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब काली मिट्टी के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। और हाल ही में कपास की खेती में प्रथम अव्वल राज्य जो रहा, ये गुजरात को पछाड़ के महाराष्ट्र बन गया है। आपको ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू 2022, अभी जो है 2021 जो क्लोज हुआ था वित्तीय ईयर,
तो उसमें जो है महाराष्ट्र जो है गुजरात को पछाड़ते हुए कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। चलते हैं आगे। साथ ही साथ काली मिट्टी का निर्माण भी पूछा जाता है कि कैसे होता है। तो जब बेसाल्ट चट्टान की क्षरण हो जाती है तो काली मिट्टी की निर्माण होती है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ह्यूमस जो है सबसे ज्यादा काली मिट्टी के अंदर पाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर, परमाणु बम कब गिराया गया था पहला? दोस्तों अब तक जो है 2 परमाणु हमला किए जा चुके हैं यूएसए के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या रहा था? 1939 से 1944 के जो बीच है द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहा था। और इसी के दौरान जो है 2 परमाणु हमला किए गए थे अमेरिका के द्वारा जापान पे। तो पहला बम जो है ये गिराया गया था हिरोशिमा पे। कब? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। वहीं दूसरा बम जो है नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत गणतंत्र कब बना? दोस्तों भारत गणतंत्र कब बना था? भारत की संविधान की एक लंबी कहानी है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? थोड़ा सा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, नोट करते चलिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए थे। बैठक प्रथम कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक होती है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। किसको? राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर, मैंने पोस्ट के माध्यम से क्वेश्चन भी पूछा था आपको पोल के माध्यम से, 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? ये पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा पास किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के द्वारा जो है पास किया गया था। उसके बाद संविधान बन के कब तैयार होती है? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बन के तैयार हो गई, जिसे हम अंगीकार या स्वीकार करना भी कहते हैं। उसके बाद पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि हम 1950 में गणतंत्र बने, अंगीकार हुए 49 में, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में, भारत आजाद हुई 47 में। तो चारों ऑप्शन की विश्लेषण आपको प्राप्त हो चुका है। आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी इनके सक्रिय नेता रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था डू और डाई, करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। जब महात्मा गांधी किसी कारणवश इस आंदोलन से दूर रहे तो इसका नेतृत्व जो है अरुणा आसफ अली ने किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी CHSL में, कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तो अरुणा आसफ अली। आपको बात ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न है 35 नंबर, मेगास्थनीज भारत आया था। दोस्तों मेगास्थनीज भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो है किताब भी लिखा था, इनका नाम है इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा स्थित है, अभी मैंने इसका डिस्कस कर ही दिया है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, ये हड़प्पा कालीन साइट है। वहीं लोथल कहाँ था? गुजरात में था। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ये सब जो है हड़प्पा कालीन साइट है। साथ ही साथ मैंने हड़प्पा कालीन के जो सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी है ये आपको बता दिया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके कमीशन की अगर आप तैयारी करते हैं, अगर BPSC UPSC का तैयारी करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। एक प्रश्न है, दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और सबसे प्राचीन भाषा जो है ये है तमिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए जरूरी रहेगा, VVI कर लीजिएगा कि भाई क्लासिक भाषा जो है इंडिया में वो कौन कौन से हैं। तो क्लासिकल भाषा जो है यहाँ पे तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, ओडिसी है। ओडिसी सबसे नवीन क्लासिक भाषा है। उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत सबसे पुराने क्लासिक भाषा है। तो क्लासिक भाषा कितने हो गए? 2 चारों ऑप्शन में जो है वो है, और ओडिसी और संस्कृत तो 6 जो है क्लासिक भाषा है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होती है कि कौन सी भाषा किस स्टेट का है। तो मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। जैसे तमिलनाडु, आपने तमिलनाडु लिखा तो तमिलनाडु में क्या लिखे? पहले तमिल। तो तमिल भाषा जो है ये तमिलनाडु का है।
जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर भी है। सबसे प्राचीन भाषा है इन चारों में, तो तमिलनाडु का भाषा है, तो इसे याद नहीं करना है, नाम के अकॉर्डिंग ही है। उसके बाद कन्नड़, कर्नाटक बोल के देखिए तो कन्नड़ का थोड़ा सा सेंस आता है, तो कर्नाटक का जो भाषा है कन्नड़ है। उसके बाद तेलुगु जो है, ये दोनों नया स्टेट जो फॉर्मेशन हुआ है, अभी सबसे लेटेस्ट जो स्टेट बदलाव हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, तो इनका भाषा है तेलुगु। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला है, इन दोनों का कंबाइंड रूप से भाषा है तेलुगु। और मलयालम जो है केरल का भाषा है, जो सबसे अधिक साक्षर राज्य है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कोरिलेट करके, कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं आगे। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है? अभी अभी में जब काली मिट्टी की बात आई थी तो मैंने इसकी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था, तो काली मिट्टी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया कि कपास के में उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन बन गए हैं, तो गुजरात को पछाड़ के महाराष्ट्र। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बृहत संहिता का रचयिता कौन है? दोस्तों बृहत संहिता का रचयिता जो है ये बराहमिहिर है। बराहमिहिर क्या थे? तो ये गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ, और साथ साथ खगोलविद भी थे। काफी गुण थे हमारे इंडियन में जो पुराने थे, वो काफी ज्यादा विद्वान, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करता था। इतनी डिग्री तो आजकल संभव ही नहीं है, ये लोग इतने बड़े बड़े विज्ञान थे, जैसे आर्यभट्ट वगैरह को ले लीजिए। तो ये बृहत संहिता के रचयिता कौन है? बराहमिहिर। ये क्या थे? तो गणितज्ञ भी थे और खगोलविद भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। थोड़ा फास्ट चलूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएंगे। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप जो स्थित है ये अरब सागर में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, ये क्योंकि ये दोनों द्वीप है और ये दोनों फेमस नाम में रहते हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, तो अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दोनों किसके पार्ट हैं, तो भाई ये जो है ये हिंद महासागर के ही पार्ट हैं, इनके ही बेटे हैं दोनों। तो ऑप्शन आपको जो है क्लियर हो गया पूरा ऑप्शन का। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? करंट सेक्शन से प्रश्न रखा गया है। तो जलवायु प्रदर्शन में जो है इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां रखा गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। साथ ही साथ जो साइबर सुरक्षा है इंडिया में, वो भी 10वां पोजीशन पे है। साइबर सुरक्षा में इंडिया जो है 10th पोजीशन पे है साइबर में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? जैसा कि आप जानते हैं कौन से देश जीता, तो भारत ही जीता। यश धुल कप्तान थे इसके। और जो भारत जो है अंडर 90 अब तक 5 बार जीत चुका है। अब थोड़ी सी क्रिकेट का बात आ गई तो बता दूं, जो मेन वाला वर्ल्ड कप है 2 बार जीत चुके हैं हम। 1983 में और 2011 में 2 बार जीत चुके हैं। एक बार कपिल देव साहब के द्वारा, एक बार महेंद्र सिंह धोनी जी के द्वारा। उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप है ये हम 2007 में जीते थे पाकिस्तान को हरा के। उसके बाद अंडर 90 जो है, अंडर 90 आईसीसी वर्ल्ड कप, ये हमने 5 बार जीता है। जो लेटेस्ट वाली भी जीते हमने, यशदुल कैप्टन था। तो इसकी जो मेजबानी है वेस्ट इंडीज में हुआ था, ये कैरेबियाई देशों में जो है कराया गया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने 2021 में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को इलेक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब जो मतदाता दिवस होता है, तो इसके दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों आप कंबाइंड रूप से याद रखेंगे। साथ ही साथ 23 जनवरी भी याद रखिए, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पे। तो आपको 23, 24 और 25 ये तीनों, और 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस है, तो ये चारों आप याद रख सकते हैं एकदम कोरिलेट करके। 23 जनवरी जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस इसी साल से मनाने की घोषणा हुई। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो ये चारों याद हो गए। अब तो मैं क्वेश्चन पर चलूंगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 2021 में मनाया गया 24 जनवरी को, तो कौन से राज्य के जो मुख्यमंत्री है वहां पे एक दिन के लिए एक लड़की का नाम है सृष्टि गोस्वामी, उसको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया था। काफी चर्चे में रही थी ये लड़की और एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रही। जैसे आपने नायक पिक्चर देखा होगा, सेम जो है सीन हो गया था यहाँ पे। तो ये उत्तराखंड राज्य में जो है एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मुल्ले पेरियार बांध जो है, पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध का सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों के बीच विवाद है? रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो मुल्ले पेरियार बांध जो है ये कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो ये है केरल में स्थित। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है पेरियार बांध। और ये जो है केरल की सबसे लंबी बांध भी है
और ये जो है दोनों का विवाद किसके किसके बीच होता है, तो केरल और तमिलनाडु के बीच जो है पेरियार नदी विवाद है। वहीं आपसे अगर कावेरी नदी विवाद पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में आता है। एक तो जो है पेरियार बांध से रिलेटेड आता है और दूसरा कावेरी नदी विवाद आता है। तो पेरियार नदी विवाद किसके किसके बीच हो गया, केरल और तमिलनाडु, जो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई कावेरी नदी विवाद किसके किसके बीच है, तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलते हैं आगे। साथ ही साथ कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। क्या, दक्षिण भारत का गंगा। दक्षिण भारत का गंगा जो है कावेरी नदी को कहते हैं, और खाली दक्षिणी गंगा कहेंगे, दक्षिणी गंगा, तो आपका आंसर हो जाता है गोदावरी नदी। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसमें का लगा है, दक्षिण भारत का से कावेरी, और दक्षिण गंगा खाली है तो गोदावरी। वहां गोदावरी नदी का जो उद्गम भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो इनका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक में है। एक प्रश्न है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों, जो वर्ल्ड लाइफ है उसको जो है कानूनी अधिकार, एक लीगल राइट प्रदान करने वाला जो देश है, ये इक्वाडोर बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभी करंट सेक्शन चलेगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में 22-26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल वन मेला जो आयोजित किया गया था 22 से 26 दिसंबर 2021 के मध्य पिछले साल, ये कहाँ किया गया था, तो ये भोपाल में किया गया था। भोपाल एमपी की राजधानी है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही में ऑप्शन दिख रहा है इंदौर, तो इंदौर जो है साफ सफाई के मामले में इंडिया का सबसे नंबर 1 शहर है, और ये 2022 ही नहीं, कई सालों से ये परंपरा को अपनाने वाला शहर है इंदौर। आगे चलते हैं। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया, तो जलवायु परिवर्तन कानून पेश जो किया है ये है न्यूजीलैंड। अभी आपने देखा कि वर्ल्ड लाइफ को कानूनी मान्यता दिया है कौन, इक्वाडोर। जलवायु परिवर्तन को कानूनी जो है परिवर्तन पर कानून पेश किया है कौन, न्यूजीलैंड। तो ये सब करंट सेक्शन से क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में काम आएंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 48 नंबर, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। दोस्तों, G20 क्या है, G20 जो है ये विकासशील देशों का एक संगठन है। क्या है ये, विकासशील देशों का संगठन है। विकासशील कहिए या अर्ध विकसित कहिए, जो पूरा रूप से डेवलप्ड नहीं है। साथ ही साथ एक आप सुनते होंगे G7, तो G7 जो है ये विकसित देशों का संगठन है। क्या है ये, विकसित देशों का, जो कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये सब जो विकसित देश है इनका जो है ग्रुप है G7। और भारत किसके सदस्य हैं, तो G20 के सदस्य हैं। तो जो 2 साल के बाद यानी 19वां होगा, अगले साल होगा 18वां, इस साल 17वां हुआ है, तो 2024 में इसका आयोजन जो है ब्राजील के अंदर होगा। 2023 में इसका आयोजन भारत के अंदर होगा 2023 में। 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। और 2021 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इटली के अंदर हुआ था। तो आपको इतना बात ध्यान जरूर रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है 50 नंबर, सबसे अधिक रामसर साइट 175 रामसर साइट वाला देश कौन सा है। दोस्तों, रामसर साइट सबको पता है क्या होती है, जो आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए चिन्हित किए जाते हैं साइट को, उस साइट को हम रामसर साइट कह देते हैं। रामसर बेसिकली एक शहर का नाम है। तो भारत में सब कुल मिलाकर अभी कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो भारत में जो है 54 रामसर साइट हो गए हैं। तो सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश जो है यूनाइटेड किंगडम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करेगा भारत में कितने रामसर साइट है, तो 54 साइट है रामसर साइट, जिसमें चिल्का झील वगैरह प्रमुख है। 54 रामसर साइट है, सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम में है। यही यूनेस्को में शामिल सबसे अधिक साइट पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इटली एक ऐसा देश है जिसका जो है सबसे अधिक धरोहर यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है। बात करें यूनेस्को की बात आ गई है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाता है तो पेरिस में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आंद्रे एजोलो हैं, जो फ्रांस के ही रहने वाले हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। दोस्तों, मानव शरीर जो है ऊर्जा कई रूप से ग्रहण करते हैं,
लेकिन इनमें जो चारों ऑप्शन में सबसे समृद्ध स्रोत है ये लिपिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सबसे अधिक ऊर्जा किस चीज से ग्रहण करता है मानव का शरीर, तो हो जाता कार्बोहाइड्रेट। अगर क्वेश्चन को मैं घुमा दूं कि मानव शरीर सबसे अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, तो कार्बोहाइड्रेट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, तो लिपिड हो जाएगा। वैसे वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होता है 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम में होती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए राइट आंसर लिपिड हो जाएगा। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डर कहा जाता है। और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन से हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, ये सिर्फ उपापचयन प्रक्रम के लिए ही आवश्यक होते हैं। चलते हैं आगे। मानव शरीर में ग्रीवा कोशिका की संख्या कितनी होती है, जो सर्विकल वर्टेब्री है उसकी संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में इस प्रकार की 7 होती है। बात कर लेते हैं मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, यानी 24 होती है। कभी कभी बोन्स पूछ लिया जाता है, तो बोन्स जो है 206 होती है, और ये नवजात में जो है 300 तक बोन्स हो सकती है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोन्स टू बोन्स को जो जोड़ होता है, संधि होती है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे लिगामेंट्स कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। वहीं जो बोन्स से मांसपेशियों की संधि होती है उसे टेंडन कहते हैं। तो इतना बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अस्थियों की जो अध्ययन होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो आपको इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम आगे। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, तो दोस्तों जो कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हैं, कापूस के उड़ने के चलते उसकी फेफड़ा ब्लॉक हो जाती है, इसे दमा आदि बीमारी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपना कमेंट करके हमें बहुमूल्य सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोधक जो है 2 ओम का और 6 ओम का जो सीरीज में जोड़ा गया है, श्रृंखला में जोड़ा गया है, और इसकी संयोजन को 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं तो आपको जो है सभी प्रतिरोधों का योग प्राप्त होती है, जैसा कि आप 10th क्लास में पढ़े हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट बना के भी बताऊंगा। मान लीजिए ये एक बैटरी है जिसकी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोल है। मैं थोड़ा पहले इसको मिटा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये बैटरी है और ये रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 रेसिस्टेंस लगा दिया और एक मैं यहाँ लगा दिया, और ये मैं कितने ओम का है, ये 2 ओम का है और ये है 6 ओम का, और यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी दी जा रही है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में सिर्फ जोड़ा होता है, तो 2 और 6 कितना हो गया, 8 ओम हो गए। अब आप ओम के नियम से एक फार्मूला जरूर जानते होंगे, आई आर बराबर भी। क्या, आई आर बराबर भी तो जानते होंगे ओम के नियम से। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, विद्युत धारा, मतलब आई का वैल्यू आपको निकालना है, तो वोल्ट बट्टा आपको क्या करना है, वोल्ट बट्टा रेसिस्टेंस करना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, तो V का वैल्यू कितना रखेंगे आप, विभवांतर का 12, और R का मान आपको कितना रखना है, 8। तो कितने हो गए, 4 दूनी के 8, 4 तीन के 12, मतलब कितने हो गए, 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर की जो धारा है प्रभावित होगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सूत्र याद रखना है, जो सूत्र क्या होती है ओम का नियम का, आर आई बराबर भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.5 ऑप्शन नंबर 1। आई होप दोस्तों आपको मजा आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।